बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमने प्रोग्राम का आगाज़ करना है, ख़बरें भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ आज के मेहमान भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। आपके मसाइल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। शहर लाहौर के सरबराह जो कि तमाम तर चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी शिकायत बहुत आ रही थी कि जी कहीं पर भी अमल दरामद नहीं होता, सरकारी निर्खनामे पर तजावुज़ात हैं, शहर के छोटे छोटे मसाइल। तो हमने आगे चल के डीसी साहब ने ज्वाइन करना है इंशाल्लाह प्रोग्राम में। सो हम आगे चल के इन तमाम इश्यूज़ पर बातचीत करेंगे 11 बजे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ आपका फेवरेट सेगमेंट भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा, जिसका आप इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिनकी आज बर्थडे है। उनकी बर्थडे को स्पेशल बनाएंगे और उन्हें विश भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। बाकायदा हमारा पहला सेगमेंट है जी आज की टॉप स्टोरीज। खबरें हैं, चीनी कंपनी कूड़े से बिजली बनाने के लिए तैयार है, LWMC को प्लान पेश। काबीना ने वजीर आला के लिए रेंट पर जहाज लेने की मंजूरी दे दी, महकमा कानून की जानिब से ग्रीन सिग्नल। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में शहरी दिन दिहाड़े लुटते रहे। 11 माह में स्ट्रीट क्राइम के 90,958 मुकदमात दर्ज। और LD अफसरान की शाह खर्चियां क्या हैं, आज के शो में आपको ये भी बताएंगे। आज की खबरें आप जान चुके हैं, इनकी डिटेल्स की तरफ जाएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। उमर अस्लम और राव दिलशाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। पहली खबर की तरफ हमने बढ़ना है और पहली खबर है जी LWMC को प्लान पेश कर दिया गया है। आई डोंट थिंक सो कि ये फर्स्ट टाइम प्लान पेश किया गया है। चीनी कंपनी की तरफ से 12 पेशकश की गई, लेकिन हम इससे फ़ायदा अभी तक नहीं उठा पाए और पता नहीं आगे भी उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। उमर, आपसे आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, अगर हम इस हवाले से बात करें तो महमूद बूटी के करीब जो है वो एक डंपिंग साइट बनी हुई है और वहाँ पे पहाड़ जैसे कूड़े के ढेर आपको नज़र आते हैं और वो शहर से हटकर एक जो है वो डंपिंग साइट बनाई गई। इसी तरीके से जो है वो अब ये जो प्लान है, अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो आप देखें बिजली की कमी का सामना इस वक्त हम पाकिस्तान को। इस सारी सूरत हाल में इस तरह के प्लान्स अगर मुझे याद है जब हम जर्मनी गए थे तो विंड से बिजली बन रही थी और उस जदीद टेक्नोलॉजी पर जब तक हम लोग नहीं अपने आप को उस पर मंसूबा पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, उस वक्त तक जो है वो ये बिजली की कमी का जो मसला है पाकिस्तान का, वो हल नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो फौरी तौर पर, क्योंकि ये अवाम से रिलेटेड मसला, ये डायरेक्ट जितने भी नाजरीन जो लोग देख रहे हैं उनसे रिलेटेड इशू है, तो मेरा तो ख्याल है एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और इसको रेड टेप वो जो सर्द खाने की होने की बजाय इस पर इम्प्लीमेंट। राव साहब की खबर है, उन्हीं से मैं डिटेल्स जान लेती हूँ। राव साहब, बिजली जितनी महंगी हो गई है तो ये वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन ये 2-3 दफ़ा हम पहले भी सुन चुके हैं कि चीनी कंपनी ने पेशकश की। जब बार बार चीनी कंपनी पेशकश कर रही है तो मुझे ये बता दें रुकावट क्या आ रही है जो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? देखिए, रुकावट ये आ रही है कि ये चाइनीज़ कंपनी ने तो अभी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, कल मुलाकात भी हुई है। ये चाइनीज़ नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसके वफद ने मुलाकात की CEO से और उसमें उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया कि हम वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में ना सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे बल्कि सस्ती बिजली भी आपको प्रोड्यूस करके देंगे। इससे पहले जर्मन कंपनी ने दिलचस्पी का इजहार किया और नॉर्वेजियन जो प्रीवियस वीक था उसमें नॉर्वेजियन कंपनी ने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया कि यानी 3 कंपनीज अब आपके पास पाइपलाइन में हैं और आपके पास जो वेस्ट जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम इसमें वेस्ट टू एनर्जी में कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? और उसकी वजह यह है कि माजी में भी सिर्फ मीटिंग्स तो हुई, फीते काटने की नौबत भी आने तक जो है वो तमाम फिजिबिलिटीज़ की बात होती रही। उसके बाद फिर मुख्तलिफ कंपनीज आती रही, लेकिन ये 3 कंपनीज अभी 3 मुल्कों की कंपनीज ने अभी जो ख्वाहिश का इजहार किया, इसको हम ट्रांसफ़र हमें करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है कि हमारे यहाँ चूँकि महकमा तवानाई इसमें इन्वॉल्व है, इसमें CM सेक्रेटेरिएट इन्वॉल्व है। वज़ीर-ए-आला पंजाब बारहा कह चुके हैं कि वेस्ट टू एनर्जी के हवाले से हम इक़दामात करेंगे, लेकिन जब भी कोई
फंड्स की या फिजिबिलिटी की बात आती है तो मंडी बहाउद्दीन और गुजरात को फंड्स जारी कर दिए जाते हैं। राव साहब, आपका कहने का मकसद है कि अगर ये गुजरात में हो, गुजरात में के कूड़े वहाँ पे ये हो, वहाँ पे भी अगर ये हो तो वहाँ भी बन जाए तो आएगी तो नेशनल ग्रिड में फायदा तो ऑब्वियसली होगा। ये मशवरा तो दे देना। 10 मेगावाट आपकी खबर है, आपकी मुलाकात हुई होगी, 40 मेगावाट का ये प्लांट है। तो इसमें जो इसका ऑब्जेक्टिव है उस पर जो फास्ट ट्रैक अगर काम करें तो फिर हम शायद इसके संगे बुनियाद की तरफ भी चले जाए। अदरवाइज ये माजी में भी बहुत ज़्यादा हमने गुफ्तगू सुनी और अच्छा राव साहब, मैं फास्ट ट्रैक जिसकी आप बात करें तो वो मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में पॉसिबल है, तो आप मशवरा उन्हें देते हैं ना कि मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के वहां से अब देखिए ऑब्वियसली पहले पायलट प्रोजेक्ट यहाँ लगेगा। वेस्ट तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म भी है वेस्ट कलेक्शन का, प्राइमरी सेकेंडरी, और उसके अलावा डंपिंग साइट भी यहाँ पर है। पहले यहाँ पर आप पायलट प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके दोस्त मोहम्मद खान भट्टी बनने देंगे उसके, मुझे नहीं लगता कि मेरे दोस्त तो नहीं है, मेरे दोस्त तो नहीं है, मेरे दोस्त तो नहीं है, ना ही मेरी उनसे कोई शनासाई है। आप पंजाब असेंबली को रिपोर्ट करते हैं, ना मैं सीएम सेक्रेटेरिएट को रिपोर्ट करता हूँ। मेरी भी हर उस पाकिस्तानी की तरह ख्वाहिश है कि ये अब खबरों में नजर ना आए, ये अमलन भी इस पर कुछ हो। क्योंकि जिस तरह बिजली महंगी होगी और आने वाली गर्मियों में जो हालात हमें सामना करना पड़ेगा और जितनी बिजली महंगी होगी, एक तो गायब रहनी है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, दुनिया अब सेग्रीगेशन की तरफ जा रही है। और आपको मैं थोड़ा सा इसका अगर बैकग्राउंड बताऊं, यूरोप में हॉलैंड एक कंट्री है जहां पर वेस्ट को डंप करने का, अगर आप खुद डंप करते हैं तो आपको उसकी पेनीज आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। और ये रुझान है वहाँ पर, इसी वजह से वहाँ पर सफाई ज़्यादा होती है। अब हमारे यहाँ जो वेस्ट कलेक्शन का निज़ाम है वो इस तरह का है कि जो टेम्परेरी वेस्ट कलेक्शन साइट है वहाँ से वेस्ट उठेगा और मेन शाहरा पर वो गाड़ी फेंकती हुई चली जाएगी। और अक्सर आपको वो मनाजर भी देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। अब चूँकि नई मशीनरी भी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास आ गई और सीईओ अली अनान कमर बड़े मुतहरिक हैं, बड़ी इस हवाले से एफर्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है 3 जो कंपनीज हैं वो इस हवाले से ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको जल्दी से ये काम, सीएम साहब की अप्रूवल का सिर्फ वेट है। इसका सबसे पहला जो काम है, एक एमओयू तो साइन होना जिसके तहत कोई कायदो ज़वाबत तय हो, जिस पर अमल दरामद करने के हवाले से कुछ टाइमलाइंस बने। तो अभी तो मेल मुलाकातें चल रही हैं। जाहिर है वज़ीर आला भी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, बिजली की शॉर्टेज भी है, फिर इससे सरमायाकारी भी आनी है, इसके बेशुमार फ़वाइद आपको नजर आएंगे। लेकिन इसमें जो ताखीर की जाती है बयानात के बाद फिर खामोशी, हम कहते हैं बस आ जाएं, जब भी खामोशी नहीं होनी चाहिए। और सीईओ अली अनान कमर जिस तरह से लेकर चल रहे हैं सारी सूरत हाल को नई डंपिंग साइट के हवाले से, बिल्कुल अगर वो उनकी बात वज़ीर सेक्रेटेरिएट या जिनका आप अपने दोस्त का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो सुन वैसे खामोश हो गया कि राव साहब ने मेरी बात भट्टी साहब की बात इसलिए बीच में आ जाती है। देखिए हम दो रिपोर्टर हैं, हमें पता है कि अगर काम करवाना है तो गुजरात मंडी बहाउद्दीन होना जरूरी है। अब मैं चूंकि इसलिए बात कर रहा हूँ कि भट्टी साहब की बात इसलिए भी हो रही है कि भट्टी साहब की बात मोनस लाई और परवेज लाई को फौरी समझ आ जाती है। और अगर आप फर्ज करें कि अगर आप ये काम इस पे शुरू भी करते हैं तो उसके बाद असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? मुझे बताएं, उसके बाद कौन आएगा? फिर एक 3 माह का तो वैसे ही इंटरम अरेंजमेंट आ जाएगा, उसके बाद नई गवर्नमेंट आएगी। यानी ये प्रोजेक्ट जो आप 1-2 माह में इस पर वर्किंग मुकम्मल करके इसको फिजिबल बना सकते हैं, उसके हवाले से भी आपको फिर मजीद ताखीर का, और यही माजी में भी ऐसे ही होता रहा है। मुझे बता दें, अब जो मुझे वाइंड अप खबर को करना है, जो रुकावट है वो क्या है, क्यों इस पे रुकावट? इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ही है जो सिर्फ टिकर्स बयानात जारी करता है। मेरी बात फिर मेरी बात ठीक साबित हुई ना राव साहब? अमलन मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी इस बात से। अगर यही प्रोजेक्ट मंडी बहाउद्दीन या गुजरात में होता तो इसने और ज्यादा, बल्कि इसके ये प्रोजेक्ट की कंपनी नौकरियां भी हायर हो जानी, इसकी फिजिबिलिटी के लिए पैसे पहले सही आपने कहा, बिल्कुल जो कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तीनों कंपनी से आप एमओयू साइन करें, टाइम फ्रेम तय करें, और पोटेंशियल है, बन सकता है, शहर को फायदा होगा, और इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं कि और फिर आपको ताउन एक्सपीरियंस ममालिक का मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से इस पे देर तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां नियतों का फुकदान हो
वहाँ पर फिर देर नहीं, वहाँ पर फिर बहुत सारे मिसाइल खड़े होते हैं। खैर हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद कुछ बात होगी। सीएम साहब के जहाज़ के लिए जो है वो अप्रूवल मिल गई है, रेंट पे ये जहाज़ लिया जाएगा, लेकिन मकासद किन मकासद के लिए इस्तेमाल होगा ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस, स्टे विद अस। खबर आप तक हमने पहुंचा दी जो अपडेट थी। अब इसके बाद आज जी फाइनली कल तक की खबर जो कि अखबार में है उसके मुताबिक ये था, वजीर आला के किराए का तैयारा जो है वो नहीं मिल सकेगा। असम्बली पर एतराज़ लग गया और आज ही असम्बली से एतराज़ भी उठ गया है। अपडेट जो अब आई है, महकमा कानून की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल गया, काबीना ने वजीर आला के लिए रेंट पर जहाज देने की मंजूरी दे दी। जी उमर राव साहब, आपका घर भी उधर नुनारिया के करीब है, ये जो चुबुरजी के करीब तो नहीं, अच्छा चुबुरजी के करीब जो जहाज है, चुबुरजी के करीब जो जहाज है, ये ठीक हो सकता है? मैं तो वैसे मशवरा मैं तो देखे ना, मैं कान में डाल दे ठीक हो सकता है। मिल गया रेंट पे जहाज, अब आपको तजवीज़ देने की जरूरत नहीं, ये अपडेट होगी, मिल गया जहाज रेंट मिलने वाला है। मुझे देखिए, मुझे नॉलेज नहीं था, वरना देखे राव का और मेरा भी घर वहीं पे करीब करीब है, तो मैंने कहा यार वो अगर हाँ वो जो चुबुरजी के करीब जहाज खड़ा है, फारक खड़ा हुआ है, वो काम पे ले आते, लेकिन काफी बड़ा नहीं है। देखिए इनको क्या फर्क पड़ता है, देखिए जुल्म है ना, जेब से देने। हाँ बात तो जब इस पे भी तो आपका क्या ख्याल है कि ये अगर रेंट पर लिया तो या कि 2, 4, 6 लाख 5 लाख की बात है ये? नहीं, आपको लगता है कि ये इसकी मुझे बताएं कि जब आपके पास हेलीकॉप्टर है और गवर्नर पंजाब का तैयारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत है इस तरह के? सीएम साहब है, क्यों गवर्नर? एक तरफ आपकी ऑस्टेरिटी मैयज है, दूसरी तरफ आप अगर महकमा खजाना एतराज लगाता है तो रातों रात, अब देखिए खबर तो डिस्कस वो कर रहे थे हम कि महकमा खजाना ने समरी पर एतराज लगा दिया, हमने तो अपडेटेड फिगर्स देखे हैं, लेकिन साथ ही अपडेटेड खबर आती है कि महकमा खजाना के एतराज को सेट असाइड कर दिया है काबीना ने, और महकमा कानून ने इस हवाले से ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। इतनी जल्दी वैसे कोई और काम नहीं होता भाई, यही काम अगर कोई और करे तो उसके बाप का पैसा कहते हैं ये लोग, और ये खुद करें और करवाएं तो ये बड़े ईमानदार हैं, और ये ऑस्टेरिटी मेजर्स पर भी चल रहे हैं, ये पंजाब के अवाम के वसाइल के अमीन कहलाते हैं, लेकिन इनके हालात तो देखें आप कि अब पहले इन्होंने त्यारे की 6 अरब रुपए की मूवमेंट चलाई कि ये हमें 6 अरब रुपए चाहिए नया त्यारा, और भाई करना कौन सा, आप तीर मार रहे हैं। सही बात है। अच्छा, क्या अस्पताल में मेरा क्वेश्चन ये है, क्या अस्पताल में अद्वियात मिल रही हैं, क्या जो बच्चों को तालीम मिल रही है? यार आप आटा मिल रहा है लोगों को, आप देखें ना, खाने को रोटी नहीं है, खाने को रोटी नहीं मिल रहा लोगों को, और आपने जहाज पे सफर कर, तो इसीलिए तो मैंने चुबुरजी के जहाज का ऑप्शन पूछा। मैं कि शायद राव साहब का गुजर होता रहता है तो शायद देखा तो होता है, लेकिन ये बड़ा उमर ये सीरियस इशू है, ये पब्लिक फाइनेंसिस का मजाक उड़ाने वाली बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमारे पास तो वसाइल नहीं है, हमारे पास तो, हमें तो वफाक पैसे नहीं दे रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप दूसरी तरफ ये मुझे बताएं, असेंबली तहलील करने की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, एक तरफ तो आप ये दावा करें कि हमने असेंबली तहलील कर दी। मुझे सिर्फ ये बता दें, कौन से ऐसे काम वजीर आला के रुके हुए हैं जो अवामी फलाह के हैं, हम लोग भी सपोर्ट करें? अच्छा, आमिर भाई कह रहे थे हम अपनी जेब से उनको तैयारा ले देते ना, अगर 6 अरब रुपए है तो 6 रुपए या 16 अरब रुपए हैं तो हम लोग देंगे, तो सीएम साहब का तैयारा तो अच्छा, गुजरात वाले और मंडी भाउद्दीन वाले कितने देंगे? हम तो चले 6 रुपए, वो शायद डबल दे दें, वो शायद ऑटो रिक्शे की तरह यूज कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, मोहम्मद खान भट्टी साहब, ये बता दें, मोहम्मद खान भट्टी साहब इनके दोस्त ऑटो रिक्शे की तरह यूज कर रहे हैं हेलीकॉप्टर को, तो क्या अब इमरान खान उनसे पूछेंगे कि ये इनके बाप का पैसा है जो वसाइल पे खर्च कर रहे हैं? दूसरी बात देखिए, दूसरी बात देखिए कि आप, मैं नहीं कहता कि वो बड़े अच्छे होंगे, वो जैसे भी थे, जो भी था, आप उन पर यही तो इतराजात उठाते थे और यही काम आप खुद कर रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर तो किराए पर लेने की बात हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 2008 के बाद हेलीकॉप्टर जिसने भी इस्तेमाल किया कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। आप अंदाजा लगाएं कि वो रेफरेंस चुके जा रहा था और कानून पास करवाया गया असेंबली से। अब ये देखें ना, किसी के बाप का पैसा, ये अल्फाज इमरान खान साहब के होते थे कि शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली, असद, इनके सारे इन्होंने एक ऐसी जनरेशन तैयार कर दी है, अल्लाह माफ रखे, वो जो जिसमें अदम बर्दाश्त का कल्चर, कि किसी का बाप का पैसा। और मुझे याद है, देखिए ना, मरियम औरंगजेब हो या मरियम नवाज हो या जरदारी, कोई भी हो, उन पर अगर वो कहीं पर जा रहे हैं तो इनके कारकुन जो है उन पर बकायदा जुमले करते हैं। हमारे, मुझे याद है, मैं एवन फील्ड के बाहर ड्यूटी करता हूँ लंदन में, तो
मुझे याद है वहां पर ना दुनिया भर से लोग आके कहते थे ये हमारे पैसे का है, हमारे पैसे। तो आप मुझे बताएं, उन्होंने अब उनसे बंदा कोई पूछे ये किसके पैसे हैं? ये किसके पैसे? उन्होंने तो चलो उनके पास तो कोई कारोबार था, उन्होंने दिखाया कि उन्होंने किस जरिए आमदन क्या था। आपका जरिए आमदन बहरहाल अगर वो इस्तेमाल करते थे तो वो भी गलत है। अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेंट पर लेने की बात हो रही है। रेंट है वो तो एक साइड पे बात गई। राव साहब, ये क्यों जरूरी है सीएम साहब का जहाज लेना? कौन से ऐसे दौरे हैं जो अवामी फलाह के लिए वो करेंगे? यहाँ सैलाबजदगान का क्या हाल हुआ? कितनी दफा गए सैलाबजदगान के लिए? सामने देखिए, ये ना बड़े अपनी तरफ से इन्होंने एक एडवांस में गेम खेली है, चूँकि इनका ख्याल है कि जो इलेक्शन कैंपेन में इनको ज़रूरत होगी, इलेक्शन कैंपेन तक, चूँकि जब भी आखिरी साल होता है ना वज़ीर आला का या वज़ीर आज़म का, तो फिर वो अवामी जलसे हर तरफ होते हैं। तो अवामी जलसे करने इन्होंने 3-3, 4-4 और साथ में यकीनन जिनकी पार्टी के बलबूते पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई बने हैं, क्या उनको अकोमोडेट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उनको नहीं बिठाएंगे उस जहाज में। बेसिकली ये अरेंजमेंट वो किया जा रहा है कि आपकी इलेक्शन कैंपेन जब तक असेंबली डिसॉल्व नहीं होती तब तक ये इसको इस्तेमाल करेंगे रेंट के तौर पर। और पैसे अगर तो ये अपनी जेब से देते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। हम भी नहीं, ये आप देने चाहिए। क्यों? क्या ये गरीब लोग हैं? क्या इनको रेंट पे ले रहे हैं? तो रेंट जहाज की भी जरूरत नहीं, उनके पास जो गाड़ियां हैं वो भी बहुत शहाना है। अगर आम गाड़ी 4 घंटे में इस्लामाबाद पहुंची तो वो 2.5-3 सरकारी इनके पास हेलीकॉप्टर है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ऑटो रिक्शे की तरह ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और कल को जब रेफरेंसेस बनेंगे तो ये बड़े इनोसेंट बन जाएंगे। नहीं, वो तो उनका प्रोपेगेंडा मुहिम इतनी मजबूत है कि वो हमेशा से ऐसे अब सोशल मीडिया पे बैठे जो लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा करते थे, क्या उनमें जुर्रत है कि ये सवाल पूछें कि क्या जरूरत है इतने पैसे खर्च करने की? पहले 6 अरब का प्लान किया आपने जहाज लेने का। अब वहां से एतराज अब ये वही बात है, आप लोग एतराज लगाई जा रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार कर लें। हम तो आवाम की बात करें। क्या अद्वियात लोगों को अस्पतालों में मिल रही है? अपनी जेब से पैसे दें। बात ये है कि अपनी जेब से पैसे दें, लोगों को बुनियादी सीएम साहब ने जो अपनी जेब से पैसे दें तो किसी हम तो इंतजार कर ही लेंगे। हमें ये भी पता है कि पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से परवेज इलाही साहब का क्या स्टांस है। वो कहते हैं कि इसे अभी नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि उनके अपने मामलात हैं। अगर जिस दिन भी असेंबली को अगर तोड़े, ये बिल्कुल ठीक मुस्लिम लीग यूनिट ने अब मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोड़े पंजाब असेंबली। जो करप्शन हुई है ना पंजाब असेंबली में, मोहम्मद खान भट्टी साहब ने, इनके दोस्त जिनके नाम में हाँ दोस्त, ये हम सुन के इससे आगे बढ़ना होगा। मसला पता है, एम्बुलेंस की हमने कभी बात सुनी थी, कभी वो भी रेंट पे लेने की कोशिश कर लेते। वही मैं कह रही हूँ ना कि आप अवामी फलाह के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लोग जिस तरह से बेचारे परेशान हैं, जो हालात हैं, आप लोगों के लिए तैयारे भी अवेलेबल होते हैं। खुदा न खास्ता किसी बीमारी की सूरत में जो सरकारी अस्पताल हैं उनके शहाना रूम्स, बड़े डॉक्टर्स, आपको सब कुछ मिल जाता है। अब आपने इधर उधर सफर करना है। आई डोंट नो कि वो अवामी फलाह के लिए होगा भी या नहीं सिर्फ होगा। उर्दू वाला सफर करना है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो आपको जी हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, आपको बड़ा तैयारा मिल जाएगा, आपको हर चीज मिल जाएगी। अवाम की किस्मत क्या है कि वो आटे के लिए दर बदर फिरे, वो महंगी सब्जियां खरीदे, गोश्त खाना सिर्फ और सिर्फ किसी का ख्वाब रह जाए, अस्पताल जाएं तो वहां पर गरीब के लिए सिर्फ और सिर्फ धक्के हैं। खैर, हमने बाकी खबरों की तरफ आना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अभी हमने बात की थी कि सीएम साहब के लिए तैयारे की जो है वो मंजूरी दे दी गई है, रेंट पे तैयारा लिया जाएगा। अभी ग्रीन सिग्नल है और ऑलमोस्ट हो ही गया। राव साहब, आप ये कोई आम बंदे का काम ये भी मंडी बाउद्दीन गुजरात प्रोजेक्ट की समझे। मकासद सियासी हो तो फिर ऑब्वियसली ये इसमें ताखीर भी नहीं होती। बिल्कुल आपने सही कहा है। अच्छा जी, ताखीर कहाँ होती है? इन कामों में होती है। 10 और 20 किलो वाला थैला गायब है। आटे की किल्लत 3 हफ्ते बाद भी बरकरार है। और अंडे जो हैं वो 286 रुपये दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ आवाम की पहुंच से बाहर। रोटी बुनियादी ज़रूरत है, हर अमीर गरीब ने खानी है। शायद अमीर का गुजारा हो जाता है। जिनसे आप मुखातिब है उनकी बुनियादी ज़रूरत नहीं है, वो ब्रेड खाते हैं। फ्रांस की शहजादी वाला किस्सा नहीं सुना आपने? बल्कि वो ब्राउन ब्रेड खाते हैं उससे भी। फ्रांस की शहजादी ने जब देखा कि घर के उसके महल के बाहर लोग एहतजाज, शायद आम आदमी की जरूरत भी इतनी है उसके महल के ये पूरा हो ना हो। हाँ, वो उसके एक फ्रांस की शहजादी थी, उसने देखा कि हमारे महल के बाहर एहतजाज हो रहा है। तो उसने अपनी वालदा से पूछा कि मलका ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास रोटी नहीं है। उसने बड़ी हैरानगी और ताज्जुब से कहा, रोटी नहीं है तो डबल रोटी खा लें। तो बात ये परवेज मुशर्रफ साहब यही कहा करते थे। हाँ, तो बात सिंपल सी डबल रोटी
की बात ये है कि अब ये कोई 2 या 3 दिन नहीं होते। आप ज़रा सोचें, ज़मान पार्क में बैठा शख्स जो रोज़ तकरीरें करता है, जो गर्दान रोज़ाना सुनाता है, बल्कि एक केसट बनवा के रख लें, रोज़ वही चला दिया करें तो बेहतर है। वो जैसे रेडियो तो में अंदरून में क्या बैठे रहते हैं आम उनको कोई बता रहा है कि आटे की शॉर्टेज है, और अगर कोई बताएगा तो वो यही बताएगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है। आपने वो तो खान साहब की बात सुनी थी कि सब्जियों के रेट से उनको क्या लेना देना है? वो तो पहले उनको क्या लेना देना है भाई, आटा नहीं अब मुझे बताएं कितनी मरतबा वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि आप जो कोटा बढ़ाना है फ्लोर मिल्स का, उसको बढ़ाते क्यों नहीं है, जबकि आपके पास गंदम तो मौजूद है, आप उसको क्यों नहीं बढ़ा रहे? ये मिसमैनेजमेंट क्यों हो रही है? कितनी मरतबा आपने खबरों में पढ़ा है कि इमरान खान की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हों अपने वज़ीर खुराक को, वज़ीर खुराक तो उन्हीं की है ना, क्या उनको कब तक गई है? उसके बाद वज़ीर आला पंजाब भी ऑब्वियसली परवेज़ इलाही को वो कह तो सकते हैं ना कि भाई क्या मसला है, आटा मार्केट में शॉर्ट है, और ऐसे ढीठ हैं, हर रोज़ रैलियां निकालते हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा नहीं करते कि अवाम को आटे का कोटा बढ़ा दें। और वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की ये जिम्मेदारी है कि सेक्रेटरी फूड से पूछें आखिर वजह क्या है, क्यों आटा पूरा नहीं हो रहा। इंसान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साथ बैठें कि आखिर क्या वजह है कि मार्केट में आटा नहीं है, मुंह मांगे दामों पे आटा नहीं है। जब एहसास खत्म हो जाता है ना, और रोजाना रैलियां ऐसे निकालते हैं जैसे इन्होंने नया पाकिस्तान फतह किया है। ऐसे ही है। और इनको आप कल में बात, कल परसों की खबर थी एहसास राशन प्रोग्राम जो इन्होंने 10 सालों में सीखा है ना, इन्होंने सीखा है इल्जाम तराशी, इन्होंने सीखा है झूठा प्रोपेगेंडा, इन्होंने झूठा पगड़ियां उतारना, इन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने सिखाए, इन्होंने बदतमीजी सिखाई है। जनरेशन इन्होंने क्रिएट कर मुझे बताएं जिसमें अदम बर्दाश्त है। क्या आप अभी देख लें, क्या आप कोई ट्रेंड ऐसा देखेंगे जिसमें फ्लोर शॉर्टेज की बात हो? नहीं, सवाल ही पैदा। तो वो इनके बाप ने करना है, अरसलान बेटा वो कौन करेगा? वो अरसलान बेटा साहब किधर हैं? क्या वो करीम टावर में इलेक्शन की तैयारी बैठा हुआ है, वो सरकारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है इलेक्शन को प्लान कि वो पंजाब गवर्नमेंट की ये इस तरह के ट्रेंड भी चलवा दे कि कम से कम। अच्छा नहीं, मैं राव साहब ये भी खबर बता दूं, पार्किंग कंपनी के मुलाजिमीन भी ज़बान पाक के बाद मुजाहरा कर रहे हैं जी, एजुकेटर्स भी। यहाँ पर हर कोई परेशान है, डॉक्टर्स के अपने मसाइल हैं, फिर आवाम के अपने मसाइल हैं, हर कोई राजी कौन है मुझे ये बता दें। पार्किंग कंपनी के मसाइल तो आज से नहीं है, जब से नया बोर्ड बना है तब से एक पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन है, यानी आमतौर पर हमने यही सुना है कि जो नून लीग आई है तो दूसरी जमात को पॉलिटिकल विक्टिमाइज करेगी, लेकिन लाहौर पार्किंग कंपनी में ऐसा नहीं हुआ। बड़े दिलचस्प सूरत हाल है लाहौर पार्किंग कंपनी में। जो पीटीआई का चेयरमैन आया और पीटीआई के लोगों को जो हमायत याफ्ता थे, यानी असलम इकबाल, हमाद अजहर और मियां महमूद रशीद, ये 3 ग्रुप्स का गठजोड़ है इस वक्त कंपनी में। और नहीं, गठजोड़ में मेरी मुराद ये नहीं है कि सारे इकट्ठे हैं। असलम इकबाल ग्रुप को कॉर्नर किया गया, उनके जो हमायत याफ्ता वर्कर्स थे या उनके हल्के से उनके ताल्लुक वाले जो वर्कर्स थे, उनको निकाला गया है मियां असलम इकबाल की वजह से, जिसकी वजह से आज आपने देखा कि वो सरापा एहतजाज भी रहे और फिर 10-10 साल से लोग किसी को भी नहीं निकालना चाहिए। ये गलत बात है। ये वो लोग हैं, किसी दौर की भी भर्ती ये वो लोग हैं, इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि इनका काहिद तो कहता था कि 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, 50 लाख मिलेंगे। इन्होंने आगे देखिए, नौकरी किसी की जानी नहीं चाहिए। आप इस्लाह करें, आप सजा जरूर दें, लेकिन किसी का घर का चूल्हा बंद रहा है। 25-30 हज़ार का मुलाजिम होगा ना, चाहे वो नून लीग ने भर्ती कराया, चाहे पीटीआई ने कराया, किसी वजह से बंद किया हुआ है और वो सभी जानते हैं। आए ना इधर, एक मिनट, पंजाब असेंबली के मुलाजिमीन पर आए ना, जरा चेक करें 2-2.5 साल में जो भर्तियां हुई थी मंडी बहाउद्दीन और गुजरात की। सर हमारे शहर लाहौर के साथ ज्यादती हो रही है, इसलिए मैं मंडी बहाउद्दीन कंपनी की जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये सारा फोकस है कि कौन सी साइड से रेवेन्यू आ रहा है और ये किस मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर को वर्बली देनी है, यानी खिलाफ कानून काम खुद करें तो ठीक है, और अगर वर्कर्स को निकाला जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर की जो लड़ाई है, जो उनके हल्के की लड़ाई थी पहले, अब वो पार्किंग कंपनी के प्लेटफॉर्म से लड़ी जा रही है। और इसमें खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं मियां महमूद रशीद साहब, जिनके महकमे, जिनके वो चूंकि सूबाई वजीर हैं, उन्हीं का डिपार्टमेंट है लोकल गवर्नमेंट, उन्हीं के नीचे ये कंपनी आती है।
और बजाय इसके कि वो ये किरदार अदा करते हैं कि नौकरियों से ना निकालो, ये आप सजा दें, आप सस्पेंड कर दें, आप सस्पेंड करें, आप काम ले, देखिए बंदे रखिए, काम ले उनसे। अब मुझे बताएं, अगर किसी की 25-30 हज़ार तनख्वाह है तो ये क्या बहुत ज्यादा तनख्वाह है आज के दौर में? आपने सही कहा। नहीं, ये तो तमाम सियासी जमातों को इतना तो बिजली का बिल आ रहा है भाई, वही ना, इतना अशिया तो घर जरूरिया का की बिजली जो का बिल आ रहा रोजमर्रा है। इस्तेमाल की चीजें, अंडों के रेट हमने आपको बता दिए, आटे का रेट, अभी चेयरमैन लाहौर पार्किंग कंपनी आबिद मीर आए हैं, वो बेसिकली तो वो चूंकि राइवलरी है असलम इकबाल और उनकी, तो उसका सारा जो वो लड़ाई है हल्के की, वो पार्किंग कंपनी के प्लेटफॉर्म पे लड़ी जा रही है, तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ये अगर आपके वर्कर्स आपने सस्पेंड कर दें, आप उनको खत्म, आपने वो सीट्स ही खत्म कर दी, खिलाफे कानून खत्म की गई, बोर्ड की अप्रूवल मीटिंग मिनट्स। सर यहाँ पर कानून के मुताबिक होता क्या है जब कोई पूछने वाला नहीं होता। खैर, कुछ स्ट्रीट क्राइम बढ़े हैं, उस पर बात करनी है हमने, और एलडी अफसरान किस तरह से शाखर्चियों में मसरूफ है, दोनों खबरें डिस्कस करेंगे और ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और यहाँ पर जिसका दिल करता है वो शाखर्चियाँ कर रहा है, लेकिन वो ये जो शाखर्चियाँ हैं ये आवाम की नहीं है, ये सिर्फ इन अफसरान की है जिनके हाथ में सब कुछ है और ये आराम से शाखर्चियाँ कर सकते हैं, आवाम का पैसा अच्छे तरीके से उड़ा सकते हैं। एग्जेक्टिव अलाउंस खजाने पर बोझ है एलडी अफसरान की शाखर्चियाँ। उमर, देखिए, अगर इस तरह के अलाउंसेस को जो उनसे, जबकि क्योंकि मौजूदा हालात में देखें तो यहाँ पे एक तरफ तो बड़ी महंगाई और इनको जो प्रिविलेजेस की बात करते हैं, अलाउंसेस की बात करते हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर हम इनके इसके अलावा एक्सपेंस देखें ना तो हमें बड़ा कुछ नजर आएगा कि जिस तरीके से ये ऊपर की कमाई, आपको वो नारा याद है, दो नहीं एक पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे दूसरा ऊपर, यहाँ पे अगर तो आपने एग्जेक्टिव लॉन्स देना है तो आपको जो दिन रात म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लाइट डिपार्टमेंट के लोग नजर आते हैं, क्या फिर उनको भी तो देना आप? सिर्फ एलडीए को आपने ना करें ना, इसलिए कि मेगा प्रोजेक्ट करके आपके लिए जो कमीशन के राह हमवार करता है, इसलिए सिंपल बात, इसलिए उनको एग्जेक्टिव लॉन्स की बात करें, फिर वहां के अफसरान सबके लिए करें। क्या कसूर है वासा का, क्या कसूर है पीएचए के वर्कर्स का, जो दिन रात शहर की खूबसूरती के लिए काम करते हैं, जो शहर को खूबसूरत बनाने के लिए माली 12-12 घंटे 15-15 घंटे काम करते हैं, क्या उनका कसूर? देखिए, ऑफिसर्स की बजाय असल में एग्जेक्टिव अलाउंस के मुस्तहिक वो लोग हैं, लेकिन आपने उनको नजरअंदाज किया। आप शहर की आप दिखाते हैं कि लाइट्स बंद हैं, स्ट्रीट लाइट्स दिखाने वालों को एग्जेक्टिव अलाउंस, तो क्या वो आज तक कॉन्ट्रैक्ट में है? आपके पास इलेक्ट्रिशियन पूरे नहीं है, क्या उनका हक नहीं है कि उनको एग्जेक्टिव अलाउंस मिले? क्या उनके घर बार या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं, उनको जिनको जरूरत है उनको नहीं दिया जा रहा? जिनके पास वैसे ही जो कमीशन के अंबार लगते हैं उनको फिर भी आप नवाजने की तैयारियां कर रहे हैं, तो करते हैं। देखिए, मेरी बात सुने, जो इस तरह मरात है ना, आप मैं तो ये पर्सनली समझता हूँ कि जो आप कारकर्दगी पर रखते हैं, नंबर 1 कारकर्दगी, नंबर 2 ये जो अलाउंसेस, एक मिनट, क्यों आप तफरीक डाल रहे हैं? अलाउंसेस जो उनसे है ना, इनसे एलडीए वालों से ज्यादा काम करते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग। ठीक है, वो बात ठीक है, मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा अलाउंसेस जिनको देने चाहिए, जो पहले वो मालियों को देना चाहिए, ग्रेड 4 से ग्रेड 8 से जो नहीं, वही ग्रेड 11 से जो नीचे लोग हैं, जो लोअर स्टाफ है, उनका तो मेयार जिंदगी बुलंद करें, उनको पैसे भी ऊपर की कमाई ठीक ठाक है, अच्छे स्कूल बड़े घर, क्या इन एलडीए के अफसरों की सवाल ही नहीं पैदा होता हक है? क्या आम आदमी का हक नहीं है? आम वर्कर का हक नहीं है? आम आदमी की आपने बात की तो आम आदमी के हालात ये हैं कि 11 माह में स्ट्रीट क्राइम के 958 मुकदमा दर्ज हुए हैं। ये जो मुकदमा दर्ज हुए, इसके अलावा बहुत सारे वाकयात, ऐसे कई मुकदमात हैं, मैं आपको बताऊं, ऐसे कई वाकयात हैं जिनकी एफआईआर लोग करवाते नहीं, क्योंकि पुलिस इतना तंग करती है। जो लोग अपना कारोबार होते हैं, नौकरी पे होते हैं, वो जा ही नहीं सकते। इत्तेफाक से मेरे पास एक फुटेज है, रुस्तम पार्क में आज से कोई 15 रोज 20 रोज पहले एक चोरी की वारदात हुई और पूरी फैमिली शादी पर थी और चोरी की वारदात होती है। थाना गुलशन नावी वाले उल्टा एफआईआर काटने के बजाय कम से कम एफआईआर तो नामालूम पे दी जा सकती है ना। आप इन्वेस्टिगेशन में जिस पर भी शक करें उस पर कर लें, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं हुई। अब बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनकी एफआईआर्स नहीं काटी जाती। और दूसरी जानिब सरबराह लाहौर पुलिस हैं, उनका वो दरबारी पानी नहीं ख़त्म हो रहा। कभी वो
माथा टेकने जाते हैं ज़मान पर, कभी वो ईद क्लब के में, पास। और उनके पास सिवाय माथा टेकने के और कोई जो हमने वो देखा है कि इतनी अच्छी रेपुटेशन के बाद अब क्या और किस तरह हो रहा है आप ये नहीं, देखें। उसके नहीं, बाद रेपुटेशन अब देखें ना खराब हो गई, अब देखिए वो रिटायरमेंट के करीब हैं और मुतनाज़ा हो गई ना, मुतनाज़ा शख्सियत हो गई। और सिर्फ इसलिए कि वो जो पीटीआई के मुखालफीन हैं उन पर एफआईआर्स देने में वो देर नहीं करते, सिर्फ ये उनकी स्पेशलिटी है। इसके अलावा अगर आप केसेस जो दर्ज हो चुके हुए हैं उनकी डिटेल्स निकलवाएं। अच्छा, फिर तो मैं यहाँ कोई पे भी मंतकी अंजाम वही नहीं बात पहुंचता। करूंगा कि इमरान खान उसके तो बाद कहते थे कि सरकारी दूसरा- अफसरान जो है वो सरकारी अफसरान का किरदार अदा करें, रियासत के मुलाजिम बने, जाती मुलाजिम ना बने। तो खुद जाती मुलाजिम बनवाया सीसीपीओ हुआ है। क्या है? सीसीपीओ क्या है? बस सिंपल एक ये question। जाती मुलाजिम बल्कि ये शाह से ज्यादा शाह और मोहम्मद शाह खान के भट्टी भी वफादार क्या बिल्कुल है? आप- इनके जानने वाले, चले दोस्त नहीं है तो इनके जानने वाले। मेरे नहीं जानने वाले। प्रोग्राम की मैं शुरू भी पुलिस- मोहम्मद खान भट्टी पुलिस से की बात हुआ था कर रहा हूँ और एंड भी और मोहम्मद खान आज भट्टी। कल ही छाए में मोहम्मद खान हर भट्टी डिवीजन साहब। में इसी तरह की सूरत हाल है, वारदातें हैं रोजाना। ये तो रिपोर्ट होने वाली वारदातों का आप जिक्र कर रही हैं, जो रिपोर्ट नहीं हो रही उनकी तादाद इससे कहीं ज्यादा है। आई डोंट नो, ना तो इस पे कोई नोटिस ले रहे हैं, ना सीएम साहब की ये प्रायोरिटी है। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, कि जितनी बिगाड़ के शिकार है, अस्पतालों की सूरत हाल, आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है और जो जिम्मेदार हैं वो सिर्फ अपना काम करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, शो में आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट शामिल करना है और आपको बताना है मौसम कैसा है टुडेज वेदर में। बाहर इस वक्त हमारी रिपोर्टर कोमल मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। जी बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर में ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसमें पौधे आज झूम भी रहे हैं और शहर लाहौर का खूबसूरत सा मंजर भी पेश कर रहे हैं। और हमने देखा कि आज पौधों में जान भी आ गई है, शहरी भी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। अगर कल के मुनासबत के हवाले से बात करूं तो कल और आज का अगर हम मुआवजा करें तो कल इस वक्त मौसम जो था वो थोड़ा सा गर्म महसूस किया जा रहा था, क्योंकि सूरज ने किरणें तेज़ की हुई थी। और आज जो है वो मौसम सर्द भी है, खुश्क भी है, हवाओं का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है। मौजूदा टेम्परेचर भी 18 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अगर स्मोक के हवाले से बात की जाए तो स्मोक में भी हमने देखा कि खातिफा कमी देखने में नजर आई है और लाहौर में एक शराबी 161 रिकॉर्ड की गई। ठीक है, थैंक यू कोमल। मौसम की सूरत हाल आपने बता दी जी। अभी मौसम हम देख रहे हैं, धूप भी है, शाम में थोड़ी सर्दी भी हो जाती है। आगे बढ़ना है हमने और आपको बताना है जी, एक टोटका सेगमेंट है हेल्थ डिटेल। अच्छा जी, लौंग खासे महंगे हैं, सो इसके फ़वाइद क्या है वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। सो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। वो लोग जो कि दांत की दर्द का, दाढ़ की दर्द का शिकार रहते हैं, लौंग इसका मौसर हल है इस दर्द को दूर करने के लिए। खांसी को रोकने में फ़ायदेमंद होती है। आजकल वैसे ही सीज़न ऐसा चल रहा है, हर दूसरे बंदे का गला ख़राब, कफ का इशू हो रहा है। सो इसके साथ साथ अल्सर से आपको महफूज रखती है। हाई कोलेस्ट्रॉल की सतह को कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल है। इसके बाद हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है और इसके बाद ब्लड शुगर को मुनज़्ज़म रखने में भी हेल्प आउट करती है। सो लौंग के फ़ायदे इतने सारे हैं, सो सभी लोग अगर इसका इस्तेमाल करें, लेकिन आपने ये पूछना है कि जी अगर कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, क्वांटिटी हमेशा मैटर करती है। आप रोज़ाना एक लौंग का अगर इस्तेमाल कर लें तो इसका फ़ायदा होगा आपको। सो हमने जाना है अभी एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं आपके हमारे मसाइल, इस शहर के मसाइल, जो कि कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनकी हम बारहा निशानदही करते रहते हैं, हमें उस पे काम होता नज़र भी आता है, लेकिन क्योंकि ये बड़ा शहर है सो इस पे कॉन्टीन्यूस एक प्रोसेस होना चाहिए, फॉलोअप लेते रहना चाहिए। अदरवाइज अवाम का कोई परेशानी हाल नहीं, अवाम परेशान है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? मार्केट से आटा गायब है, आटा नहीं मिल रहा। मैंने आपको भी अंडों के रेट बताए, हर रोज़ आपको सब्जियों के रेट बताते हैं, उतार चढ़ाव हर रोज़ रहता है। हर रोज़ आपको सरकारी रेट लिस्ट भी सब्जियों की दिखाते हैं और ये भी बताते हैं, बल्कि लोगों के थ्रू ही बताते हैं कि उस रेट लिस्ट पर कितना अमल हो रहा है। अगेन लोग बताते हैं कि जी जो रेट लिस्ट डीसी रेट है उसके मुताबिक जो सब्जी मिल रही है उसकी क्वालिटी क्या है। इसके अलावा अगर आप स्टोर्स पे जा रहे हैं, अगर आपने दालों की खरीदारी करनी है, अशियाए खुरनोश, इसमें घी है, चावल है,
हैं, आटा अगर ख़रीदना है तो कहीं पर भी सेम रेट नहीं है इलाकों की बुनियाद पर। अगर आपने नान रोटी ख़रीदना है तो पोश इलाकों में अलहदा रेट है, आम मार्केट में दूसरे इलाकों में अलहदा से रेट है। एक रेट का तयन करना तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर, तमाम स्टोर्स पर, तमाम आटा रोटी वगैरह की दुकानों पर कितना मुश्किल है। बड़ा शहर है, चैलेंज तो ऑलरेडी है ही। कुछ शहर के मसाइल ये हैं कि हमें जगह जगह तजावुज़ात नज़र आ रही हैं। इस मौसम में स्ट्रीट लाइट्स, आपको पता है अंधेरा जल्दी हो जाता है, सो क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इन्हीं वजूहात की बिना पर। ये जो शहर के मसाइल हैं, कहने को ये छोटे मसाइल हैं, लेकिन इससे बहुत बड़े रीज़न जो है हम देख रहे हैं, लोग इतने सारे परेशान हो रहे हैं। तो ये छोटे छोटे मसाइल आवाम की ज़िंदगी जो है वो परेशान किए हुए हैं। DC लाहौर साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया है। मोहम्मद अली साहब को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र जी। आपको लग रहा होगा मैंने इतनी सारी शिकायत कर दी हैं। सो ये शिकायत मेरी नहीं है, ये फीडबैक है लोगों का जो हमें अपने प्रोग्राम के थ्रू मिलता है, जो हमें अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर लोगों की शिकायतें आती हैं। सो सबसे बड़ा मसला और रूटीन में जो चीज़ें हमें मौसूल हो रही हैं, प्राइस कंट्रोल है। सो मुझे बताएं, हम क्यों इस पर अमल दरामद नहीं करा पा रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहली आपने जो बात की कि कीमतों में उतार चढ़ाव जो है वो आता रहता है। ज़ाहिर है डिमांड और सप्लाई के लिहाज से सप्लाई बढ़ती है तो हमारी कीमत नीचे आ जाती है। मंडी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आम तौर पे लोग जो हैं वो जो चढ़ाव है कीमतों का बढ़ना, उसको तो नोटिस करते हैं, मगर कीमतों के गिरने पे मतलब वो चीज़ उस तरीके से हाईलाइट नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल आपने दालों की बात की तो पिछले 2 महीने में तकरीबन 30% तक दालों की कीमतों में कमी आई है। तो ज़ाहिर सप्लाई डिमांड वाला फैक्टर है, तो वो कमी जो है वो शायद उस तरीके से वो नोटिस नहीं हुई। इसी तरीके से हमारे प्याज में, आलू में, इसमें भी कीमतों में, टमाटर में भी थोड़ी कमी आ रही है। तो ये वो सीजनल वेरिएशंस भी होती हैं और अगेन अभी बाहर से काफ़ी जगहों से प्याज आ रहा है, उसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई है तो कीमतें हमारी कम है। बट हमारा बुनियादी तौर पे काम ये होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि जो सुबह मंडी में ऑक्शन के वक्त हमने कीमत तय की होती है, उसको, उस रेट लिस्ट को हमने इन्फोर्स करवाना होता है। अब अगर मैं आपसे पिछले 15 दिन की बात करूँ तो तकरीबन 42,000 हमारे जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं या असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उन्होंने इंस्पेक्शंस की हैं और 1000 के करीब उसमें वॉलेशंस थी। हमने 300 के करीब लोगों को जो है वो FIRs और उनको अरेस्ट वगैरह किया और 26 लाख इस पे हमने जुर्माना किया। तो ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पे एक्शन नहीं लेती, हमारे ऑफिसर्स फील्ड में रहते हैं। इसके अलावा हमें ऑनलाइन एक इशू शहरियों का ये भी है ना, वो कहते हैं DC रेट पर जो आप सरकारी निर्खनामा दे रहे हैं, रेट लिस्ट दे रहे हैं, उस पर अमल हो रहा है, लेकिन कैटेगरीज बना दी गई हैं कि अगर आपने सरकारी निर्खनामे के मुताबिक सब्जी खरीदनी है तो ये पड़ी है, और अगर आपने महंगी और अच्छी सब्जी खरीदनी है तो ये कैटेगरी फिर गंदी सब्जी कौन लेगा? मुझे सिर्फ ये बता दें। जी देखिए, किसी हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमारी तरफ से जो कीमत जिसका तयन हम करते हैं वो फेयर एवरेज क्वालिटी होती है। तो मतलब वो कोई आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ अगर आपने लेनी है प्रीमियम क्वालिटी की, ज़ाहिर है वो उस पर अवेलेबल नहीं है। मगर ये कि उसका हरगिज़ ये मकसद भी नहीं होता कि बिल्कुल एक कचरा या कोई ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल किसी के जानवरों के खाने की चीज़ है वो हम उसमें रख दें, तो वो हम इंश्योर करते हैं क्वालिटी को। तो फेयर एवरेज क्वालिटी होती है। और हम जो हमारे मेगा स्टोर्स हैं इन पे भी हमारे जो स्टॉल्स होते हैं, हम वक्तन फ़वक्तन वहाँ ये इंश्योर करते रहते हैं कि वो जो हमने यहाँ लाहौर में हमने अब फॉर एग्जांपल चना है उसकी ग्रेडिंग कर दी हुई है। 3 to 4 mm जो है उसको छोटा चना हम गिनते हैं, और 5-6 mm का जो चना है वो इवन हमारे सस्ते बाज़ारों में एक दफ़ा मैंने विज़िट किया तो वहाँ पर भी छोटा चना जो है वो बड़े चने की कीमत पे बेचा जा रहा था। तो इस टाइप की थोड़ी सी क्वालिटी की इश्यूज़ ज़रूर आते हैं, उसको हमारे अफसरान जो एक टाइम पर हमने कीमतें एक ना मिलना बहुत बड़ा इशू है। मैंने जैसे बताया कि इलाकों की बुनियाद पर कैटेगरीज बनाई गई हैं, रोटी नान की कीमत, सब्जियों की कीमत। सो हमारे पास क्या टीम की कमी है जो हर रोज़ नहीं चेक कर सकती, हर रोज़ नहीं छापे मार सकती, और ये जो इलाकों की बुनियाद पर कीमतें हैं ये क्यों है? जी एक तो ज़ाहिर है हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स होते हैं। अब हमारे इस वक्त तकरीबन 60 के करीब जो है वो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं, और अगर वो 50 दुकानें भी दिन में इंस्पेक्ट करें तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वो 3000 से ज़ायद का फिगर जो है वो हम दिन में मुश्किल से अचीव कर सकते हैं। तो लाहौर की जितनी बड़ी आबादी है उसको सामने रखते हुए तो ज़ाहिर है ये नंबर कोई बहुत
उस तरीके से इसका इम्पैक्ट नहीं आता। बट एनीवेज़ हमारी प्रेजेंस रहती है और हमारी कोशिश ये होती है कि ऑनलाइन भी, या हमारी कीमत ऐप है या हमारा डीसी का कंट्रोल रूम है, उस पर जिसकी शिकायत आ रही होती है वो एक जनरली हमें कोई, तो वो हम उसको विद इन 24 आवर्स अच्छा रिस्पॉन्ड जी, करते तो आपका अपना भी शिकायत सेल है जहाँ से डायरेक्टली शहरी राब्ता कर सकते हैं। हम वो नंबर भी अगर आप बता देंगे तो अपने नाज़रीन के साथ जी मैं शेयर आपसे शेयर कर देता हूँ, आप स्क्रीन पे। हाँ जी, तो हम अभी कुछ देर में वो शेयर भी कर देंगे आपके साथ नंबर। तो आपके पास ये राइट है, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम नजर आ रही है, आपको लग रहा है यहाँ कीमतें ज़्यादा वसूल की जा रही हैं, तो आप डायरेक्ट डीसी साहब का जो शिकायत सेल है वहाँ तक बात पहुँचा सकते हैं, वहाँ तक आप अपना इशू पहुँचा सकते हैं। अच्छा जी, अब लोग ये कहते हैं कि नान और रोटी ज़्यादा कीमत पर मिल रही है। ऑलरेडी आपको पता है गैस नहीं आती है, तो उस वजह से भी कुछ लोग बहाना बना देते हैं कि जी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेट का बहुत इशू है जी। जी वेट की तो शिकायत पे ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारे ऑफिसर्स जो हैं ये इसको चेक करते रहते हैं। तो जहाँ हमें शिकायत बिल्कुल आती हैं उसमें कोई लोग 5, 10, 15 ग्राम, 20 ग्राम भी उसमें डंडी मारते हैं, बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा। तो वेट पे तो हमारी तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करें। जो रेट की है बात, उसमें 14 रुपये इस वक्त नोटिफाइड रेट है लाहौर में। और थोड़ा सा आटे की सप्लाई का इशू पिछले हफ्ते एक में था, तो हमारी फूड के महकमे से बात हो गई थी और उन्होंने लाहौर का कोटा जो है वो इस हफ्ते से बढ़ा दी है। तो अब इंशाल्लाह अगले एक आध दिन में, स्टिल आज की खबर है हमारे पास कि 10 किलो और 20 किलो का थैला नहीं मिल रहा। नहीं, एक आध दिन में इसे बिल्कुल सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और उसमें ये शॉर्टेज वाला जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये जो आप ओवर चार्जिंग की बात कर रही हैं, ये चूँकि मैंने आपको बताया 42,000 अगर हमने इंस्पेक्शंस की हैं, उनमें से 1,000 वायलेशंस हैं, तो ये उसमें रोटी वाली। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस पर हमें सख्ती से अमल दरामद कराना है, क्योंकि ये माफिया बहुत देर से आवाम को लूट रहा है। उनने पता है जी हम थाने लेके जाएंगे, दे दिला के पैसे वापस आ जाएंगे, या अगर सील भी होती है दुकान वेरी नेक्स्ट डे हम बड़े आराम से खुलवा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। लोगों को लगता है कि थोड़े बहुत पैसे दे दिला के वो अपना काम कर लेंगे। हम इस पर क्यों प्रॉपर कोई कानून साजी नहीं करते ताकि किसी को मिसाल बनाएं और इस काम को रोकें? ये देखिए, इसमें जो हमारी हद तक तो है, हम ज़ाहिर उनका चालान कर लेते हैं, FIR देते हैं, उसके बाद ये मामला अदालत में चला जाता है। अब अदालत का अपना इख्तियार होता है, वो इस पर जुर्माना भी कर सकते हैं, उनको कैद की सज़ा भी दे सकते हैं, उनको वार्निंग भी कर सकते हैं। तो ये ज़ाहिर अदालत के उसमें हम उस तरीके से कमेंट नहीं कर सकते। बट एनीवेज़ इसमें हमारी जो एफ़र्ट है वो यही है कि हम जितना मैक्सिमम डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं वो करें। और ये वेट के हवाले से आपने जो बताया, क्योंकि ये तो उस तरीके से, और बल्कि हमारे पास अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले जो यहाँ पर लाहौर में एक कानून मौजूद है, उस पर अभी तक उस तरीके से नहीं हुआ था। तो ये मैंने अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को पावर्स जो है डेलीगेट कर दी हैं। उस पर भी अब हम लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन 50,000 रुपये तक जुर्माना हम कर सकते हैं। तो उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डेटरेंस जो है वो क्रिएट होगी और काफ़ी बेहतरी आएगी। सही। अच्छा जी, अब कुछ लोगों के मसाइल हैं जिनसे हमारी बात हुई, जिन्होंने बताया कि उन्हें किन इश्यूज़ का सामना है। डीसी साहब को वो सुनवा देते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। जी दिखाइएगा जी। 3-4 दिन हो गए ने आने के पीर नूं आटा आना है, जे आवीदा है तो वापस चला जावीदा है, जे सौदा ही इत्थों लवीदा तो हुण सुबह आए उन्हें कहा जे आया ही नहीं समान। कोई 120 रुपये दे रहा, कोई 110 रुपये दे रहा, कोई 100 रुपये दे रहा। ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਗਾਇਆ 3000 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਲੈ ਜਾਏ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰੋਟੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ की पूरी मिल रही। 15 रुपए की रोटी मिल दी कड़ी सादी है, 20 रुपए की नान तो 20 रुपए की कमीरी रोटी मिल रही है। आटा किहड़ा वो इत्थे कदी कदी ही मिलता, कदी नहीं मिलता, कदी मिलता, जो आदा उस वेले मिलता। बहुता किहड़ा है ना फेरे मारने बनते ने, फिर जाके पूरी दिहाड़ी तोड़ के फिर जाके आटा लेना होता। आटे के लिए 3 हफ्ते से दलील हो रहे हैं। ये लोग बाहर से ये ट्रक बेच रहे हैं। यहाँ पे जो गरीब आप पीछे देख रहे हैं आप लाइनें, ये आप सुबह से ये लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन आटा हजरात अभी लेके आए हैं और अभी भी वो तकसीम नहीं कर रहे जल्दी। बस जो उनके अपने तल्लक वाले होते हैं कि ये तरखान आ गया, ये हमारा इलेक्ट्रीशियन आ गया, अंदर जाते हैं, जितना मन चाहे घी और आटा लेके बाहर, बाकी आवाम धक्के खा रही है। रोटी कितने की मिलती है? 15 रुपये की नान दे रहे हैं, और खमीरी रोटी 20 रुपये की, नान 25 रुपये का। कहाँ से रोज़ रोज़ बच्चों को लेके देते हैं? मज़दूर लोग कहाँ से ये दें? 4 लोग अगर खाने वाले हैं तो वो समझे कि 2000 का सुबह का नाश्ता ही है उसका। एक सुबह दे आके 8 बजे तक इतने खड़े हों
तो बाद जो आटा आना तो 10 किलो थोड़ा दिता। कितने का मिला है आपको? 10 400 का। और रोटी की प्राइस? रोटी की प्राइस भाई 15 की मिल रही है। नान रोटी की? नान वो 25 का मिल रहा है। तो गरीब आदमी कहाँ जाए? घी इतना मांगते देते हैं अपने जानने वालों को 10-10 किलो घी। तो आवाम के ये मसाइल हैं, आपने सुन ली। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और कुछ बात कर लेते हैं। जो इतवार बाजार लगाए जाते हैं वहाँ से भी लोगों की शिकायत ये आती है कि ओपन मार्केट से इतना रेट का डिफरेंस नहीं होता। डीसी साहब ऐसा क्यों है? मतलब ऑल द वे लोग अपने घर की करीबी मार्केट को छोड़ के इतवार बाजार जाते हैं, रेट इतना डिफरेंस लोग कहते हैं नहीं होता और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती चीज़ों की। जी जो हमारे मॉडल बाजार हैं लाहौर के, उनमें तो ऐसी शिकायत नहीं है। अलबत्ता बहुत सारे प्राइवेट बाजार लोग लगा लेते हैं, वहाँ पर फिर थोड़ा बहुत ये जो आप बात कर रही हैं कि क्वालिटी या प्राइसेस में उतना डिफरेंस नहीं होता, जिसके लिए लोग पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं या कोई दूसरी करीबी जगह छोड़ के वहाँ जाते हैं। सो उस हवाले से वो चूँकि इलीगल बाजार होते हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेते रहते हैं। बट हमारा मेन फोकस हमारे मॉडल बाजार होते हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी क्वालिटी भी होती है और मैं ख़ुद भी जाता रहता हूँ और वहाँ पर लोगों की हम फीडबैक लेते हैं। उसमें इस हवाले से कोई इक्का दुक्का शिकायत हो तो ठीक है, अदरवाइज़ ये जो प्राइवेट बाजार हैं इन पे हम ज़रा फोकस करते हैं अपने पॉइंट ऑफ। एक हमने सुना था जी, माजी में बड़ा चर्चा था कि जी रेडी बाजार एक लेकर आया जाएगा ताकि वो लोग जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, जिनको हम तजावुजात के ज़ुमरे में आती हैं तो जी साइड पे हटा देते हैं, तो एक रेडी मॉडल बाजार का कॉन्सेप्ट था, कोई उस पर काम हो रहा है? जी बिल्कुल, उसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ आपके इल्म में होगा कि यहाँ से जो हमारी बादामी बाग वाली सब्ज़ी और जो आपकी मार्केट है फ्रूट, वो शहर से बाहर शिफ्ट करने का जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर काम शुरू हो चुका हुआ है और उसकी जगह आइडेंटिफाई की जा रही है। तो इसी तरीके से ये जो शहर में जगह जगह आपको रेडियाँ नज़र आती हैं, जिनकी वजह से इंक्रोचमेंट भी है, ट्रैफिक की कंजेशन भी है, लोगों को भी बड़ी इनकन्वीनियंस होती है। इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए तो हम ऐसी जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर ज़ाहिर है किसी का रोज़गार भी हम नहीं चाहते कि ख़त्म हो, कि जिन रेडियों को हम वहाँ से हटवाएँ तो एक नया रेडी बाज़ार बना के, तो इस पे काम चल रहा है। इंशाल्लाह इस पे जैसे ही कोई ब्रेक थ्रू होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। सही। अच्छा जी, अब कुछ शहर में तजावुजात की बात कर लेते हैं। मॉडल टाउन रिंग रोड, हमदर्द रोड और इसके बाद हम शालम है, यहाँ पर शहर की बहुत सारी मार्केटें ऐसी हैं। आप इचरा बाज़ार चले जाएं, टाउनशिप बाज़ार चले जाएं, ख़रीदार भी परेशान, दुकानदार भी परेशान, हालांकि दुकानदार खुद तजावुजात में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको कुछ पहले मनाजिर तजावुजात के दिखा देते हैं, फिर डीसी साहब की तरफ आते हैं। तो ये आप मनाजिर देख रहे हैं हमदर्द रोड है और यहाँ पर हालात ये हैं। इसके अलावा अगर हम मार्केटों और बाज़ारों का रुख कर लें, वहाँ से तो गुजरना ही मुहाल हो जाता है। रोड पर आपने सामान रखा, आपसे पूछने वाला कोई नहीं। डीसी साहब, ये प्रैक्टिस हर जगह पर आम है, गुजरने वालों के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। जी ये बिल्कुल आप जो बता रही हैं, ये इलीगल एक्टिविटी है, इसकी कानूनी तौर पर कोई इजाज़त नहीं है। तो इसमें हमारा कॉरपोरेशन का अमला जो है टाइम टू टाइम इसमें कार्रवाई करता रहता है और अगर हमें, जिस तरह आपने अभी स्पेसिफिक एक दो जगहों की निशानदेही की है, तो इस पर आज ही हम कार्रवाई कर देते हैं। और बाकी रूटीन में हमारी कॉरपोरेशन के साथ भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स चलती रहती हैं। अगर हमारे ऑफिसर्स की तरफ से कोई चीज़ इस तरह उनको नज़र आती है, वो भी हम पॉइंट आउट करते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर हम कोशिश करते हैं। ये वाकई शहर का एक बहुत नो डाउट ये आप हर रोज़ भी काम करते रहें तो इसके लिए फॉलो अप इतना ज़रूरी होता है कि आप यहाँ से एक दिन कार्रवाई करके जाते हैं, अगले दिन वो चीज़ें दोबारा आपको वहाँ पर नज़र आती हैं। इसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट, जिस तरह से शहर में क्राइम बढ़ रहे हैं, एक बड़ी रीज़न जो हमें समझ आती है वो ये है कि कहीं पर आपको लाइट्स ही नहीं नज़र आती हैं। क्या वजह है सर इसकी? जी सर्दियों में तो इसमें चूँकि रातें लंबी हो जाती हैं, शाम 5:30 के बाद अंधेरा जो है वो शुरू हो जाता है, तो इसमें मैं समझता हूँ स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत गर्मियों के मुकाबले में ज़्यादा महसूस होती है। इसमें बिल्कुल कॉरपोरेशन जो है ये उनका सब्जेक्ट है, तो उनके साथ हम इसको टेकअप करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक आप एरियाज़ हमें बता दें ठीक है, वरना अदरवाइज़ ये कि रूटीन में उनका अमला काम कर रहा होता है और जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ख़राब होती हैं उनको वो रिप्लेस भी करते रहते हैं। और कुछ नई स्कीम्स भी इस वक्त चल रही हैं जिसके अंदर बहुत सारे
ऐसे एरियाज़ जिनमें स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई थी उनको लिट अप किया जा रहा है। तो अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो वो काइंडली आप हमसे शेयर कर लीजिएगा। ज़रूर जी, हम आप अपने इलाके की हमें जो भी कंप्लेन है स्ट्रीट लाइट को लेकर आप ज़रूर हमें भेजें, हम डीसी साहब तक वो भी पहुंचा देंगे। स्मोक का खात्मा हम बर वक्त नहीं कर पाए, अभी आपने देखा कि बच्चों को स्कूल से एक बार फिर घर बिठाना पड़ा, हाई कोर्ट इन्वॉल्व हुई, अहकाम जारी किए, क्यों ये ज़रूरत पेश आई, बर वक्त कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हुई? जी, लाहौर हाई कोर्ट की इसमें बिलाशुबा बहुत हमें सपोर्ट रही और इसमें टायर जलाने वाले जो प्लांट्स थे लाहौर में ऑपरेट कर रहे थे उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया, उसमें भी हमें कोर्ट की सपोर्ट रही। इसके अलावा इस वक्त तक 396 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं जो कि सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रहे थे उनको सील अभी तक हमने किया हुआ है। 1000 से ज़ायद ऐसे हैं जिनको सील किया गया था, मगर ये कि उन्होंने जो स्क्रबर्स वगैरह हैं या जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट किया तो हमने उनको डीसील कर दिया। अब 400 के करीब इंडस्ट्रियल यूनिट्स कभी भी लाहौर में एक वक्त में जो है वो सील नहीं रहे। तो इस वजह से आपको नज़र आ रहा होगा कि निस्बतन पिछले 2-3 सालों के मुकाबले में यहाँ पर स्मॉग की या एयर क्वालिटी की जो कंडीशन है वो बेहतर है, मगर इसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सर, लोग कूड़े को आग लगाते हैं, हम मार्केटों में चले जाएं, सुबह लोग दुकानों से आते हैं, अपनी दुकानें साफ़ करके बाहर कूड़ा रख के आग लगा देते हैं। हमने गाड़ियाँ ऐसी बहुत सारी देखी धुआं छोड़ती है। ऑल दो सिटी ट्रैफिक पुलिस इस पे काम कर भी रही है, लेकिन हम टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सब लोग दावा भी ये करते हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस भी, इंतज़ामिया भी, फिर हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो कहते हैं जी हम अपना काम कर रहे हैं, हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, भट्टों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन जो स्मॉग की सूरत हाल हमने गुज़िश्ता दिनों में देखी वो तो इंतहाई वर्स्ट थी। जी, जो आप ये कूड़े को आग लगाने वाली बात कर रही हैं, इस पे LWMC को इस दफ़ा हमने टास्क दिया हुआ है और जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं उनके खिलाफ 144 भी इम्पोज की हुई गवर्नमेंट की तरफ से। तो मतलब 144 जो CRPC है उसकी वायलेशन की कार्रवाई की गई। इसके अलावा हमारे ब्रेक क्लिन से जो हमें कंप्लेंट्स आई वो इस दफ़ा बहुत कम थी, 3 या 4 कंप्लेंट्स आई, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। स्टबल बर्निंग होती है, लोग अपनी जो क्रॉप की रेजिड्यूल्स हैं उनको आग लगा देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इसमें ट्रांसपोर्ट है। उसमें हम लोगों ने एक कैंपेन स्टार्ट की जिसमें विक्स की कंप्लायंस जो है वो सबसे पहले हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जो गाड़ियाँ थी उनको विक्स कंप्लायंट बनवाया और उनके सर्टिफिकेट्स हमने लिए। इसी तरीके से हमारे बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब में ख़ास तौर पे LDA है, वासा है या कॉरपोरेशन की जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जो धुआं देती हैं, या हमारी बहुत सारी यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हमने इस चीज़ पे कन्विंस किया कि वो विक्स की कंप्लायंस जो है वो उसको इंश्योर करवाएं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो 43% कॉन्ट्रीब्यूशंस खाली गाड़ियों की वजह से आती है, इसके अलावा डस्ट एक बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूटर है। तो पानी का छिड़काव जो है वो बाकायदगी से, खासतौर पे जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा मैं शहरियों से भी रिक्वेस्ट करनी चाहूँगी कि वो भी साथ दें और वो भी इस तरह के हालात को कंट्रोल करने में अब जो है इंतज़ामिया की मदद करें ताकि हम मिलजुल कर एफर्ट करें और स्मॉग पे भी काबू पा सके। सर, लाहौरियों को मैसेज क्या होगा आपका? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि तमाम शहरी जो हैं वो ज़िम्मेदारी का सबूत दें और ये स्मॉग जो है सबका कलेक्टिव इशू है, हमारे अपनी ज़िंदगियों का, हमारे प्यारों की ज़िंदगियों का सवाल है और ये लंग्स की और इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां जो हैं स्मॉग की वजह से फैल रही हैं। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि अगर उनके इल्म में कोई ऐसी चीज़ आती है जहाँ वायलेशन हो रही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूनिट है, चाहे वो किसी ने कूड़े को आग लगाई हुई है या किसी की गाड़ी धुआं दे रही है, तो वो हमारे कंट्रोल रूम पर भी रब्ता कर सकते हैं, हमें इतला कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और ख़ुद भी उनको, अगर वो गाड़ी के मालिक हैं या गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा है या मोटरसाइकिल है, तो ज़िम्मेदार शहरी होते हुए अपने इंजन की हिफाजत करें, उसका ऑयल प्रॉपर्ली चेंज करें, उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखें और दूसरे नंबर पे कूड़े को बिल्कुल आग ना लगाएं। और अगर उनके आसपास कहीं कोई इंडस्ट्रियल एमिशन उनको नज़र आती है तो उस पर ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए हमें इतला दें ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। बिल्कुल, ये सबको मिलजुल कर काम करना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को, लेकिन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप अपनी पिक्चर्स भेज सकते हैं। अगर आपकी कल बर्थडे है तो प्रोग्राम का हिस्सा हम बनाएंगे। इसके साथ साथ अपनी सजेशंस, अपना फीडबैक ज़रूर हम तक पहुंचाएं हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।